नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। कैश निकालने के लिए अब आपको किसी भी एटीएम के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, ना ही एटीएम कार्ड रखने की जरूरत है। अब कैसे निकलेगा कैश, इसी बात को डिस्कस करेंगे आज के शो में। चर्चा करेंगे वोडाफोन आइडिया की और टेलीकॉम कंपनियों। इसके अलावा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारत चीन के रिश्तों पर अपनी राय रखी और भारत के जीडीपी आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। तो तमाम मुद्दों को आज के मनी सेंट्रल में विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में एक नया दौर शुरू होने वाला है, जहां स्मार्टफोन से कहीं भी कभी भी कैश निकालना संभव हो जाएगा। इसके साथ ही एटीएम बीते जमाने की बात बन जाएगी और आप सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन कर कैश निकाल पाएंगे। कैसे संभव हो पाएगा ये सब कुछ? क्या है सरकार की तैयारी? कैसे काम करता है ये नया सिस्टम? किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा? जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे वीआई की। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कारोबार की शुरुआत में ही कंपनी के शेयर 7% से ज्यादा उछल गए। क्यों आई वीआई के शेयरों में तूफानी तेजी? इसी के साथ सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों के लिए डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस नए नियम लाने वाला है। स्टारलिंक, अमेजन, क्यूपर का क्या होगा, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की। गवर्नर साहब ने भारत की जीडीपी आंकड़ों पर सवाल उठाए। इसके अलावा उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में सुस्ती और रोजगार सृजन को लेकर भी चिंता जताई। राजन ने जीडीपी के कैलकुलेशन के तरीके पर भी संदेह जताया। उनका मानना है कि महंगाई के कैलकुलेशन में सुधार की जरूरत है। इनके बयानों को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड का इस्तेमाल जल्द ही गुजरे जमाने की बात होने वाली है। अब आप स्मार्टफोन के जरिए कहीं से भी कैश निकाल सकेंगे। दरअसल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी जिसको कि आप यूपीआई के नाम से जानते हैं, उसको और भी ज़्यादा उपयोगी बनाने की योजना चल रही है। यूपीआई से अभी पैसे भेजना, बिल भरना और ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत आसान है। अब कहा जा रहा है कि इससे कैश भी निकाल पाएंगे। प्रवीण सर, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस सुविधा को 20 लाख से अधिक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट तक पहुंचाने के लिए आरबीआई से मंजूरी मांगी। अब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कैसे इन सर्विसेज को लागू कर पाएंगे, आपसे बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और सर, दूसरा प्रश्न ये भी होगा कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते क्या हैं? ये देखिए, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को जो लोग जो मुख्य धारा से एक तरह से जुड़े नहीं हुए हैं, उनको बैंकिंग सर्विसेज मुहैया कराने के लिए नियुक्त किया गया था। इसमें मर्चेंट्स हैं, इसमें इंडिविजुअल्स हैं और इसमें दूसरे तबके के लोग हैं जो कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का काम करते हैं। इसके जरिए पेमेंट सर्विसेज मिलती हैं, आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अभी का जो सिस्टम है, जो गांव देहात में जो लोगों तक कैश विड्रॉ करने की जो फैसिलिटी है, वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू इस तरह का उसमें व्यवस्था है, जहाँ पे कि आप आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। आपकी फिंगरप्रिंट्स ली जाती हैं और उस फिंगरप्रिंट्स के जरिए आपके खाते से उसको कनेक्ट किया जाता है और इसके बाद इस पैसे का विड्रॉल होता है। रकम छोटी होती है, 1000 रुपये से 2000 रुपये तक की रकम होती है जी। अब सरकार इस पूरे सिस्टम को बदलने वाली है। एक इसका फ़ायदा, जो आपका पूरा बीसीस को अगर हटाएं तो जो यूपीआई के जरिए एटीएम्स के से पैसा निकालना है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, जहाँ पे कि आप क्यूआर कोड स्कैन करके एटीएम मशीनों से पैसा निकाल सकते हैं। तो दो बड़े अभी देखिए, ज़्यादातर जो एटीएम मशीनें हैं उनमें कार्डलेस विड्रॉल की आपको एक नोटिफिकेशन तो आता है मशीन में, लेकिन आप वहाँ से पैसे निकाल नहीं पाते। मोस्टली अगर आप मशीनों को देखेंगे, बहुत चुनिंदा जगहों पर ही शायद इस तरह की फैसिलिटी हो तो हो। अब इसको व्यापक तौर पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जहाँ पे कि जो सारी मशीनें हैं वहाँ आपको अपने पास डेबिट कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। तो मतलब सर, प्लास्टिक कार्ड का जो युग है वो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो इस चीज़ का है कि आपको हर वक्त अपने साथ एक डेबिट कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं होगी पैसे निकालने के लिए। आपके खाते में पैसा है और ये एक लॉजिकल एंड था भी इस बात का, जब यूपीआई लॉन्च किया और उसका फिर इतना मास लेवल पे प्रचार प्रसार हुआ कि आपको अगर कैश विड्रॉ करना, अभी यूपीआई का आप इस्तेमाल क्या करते हैं, आपको किसी पीओएस पे या किसी मर्चेंट के यहाँ अगर आपको पेमेंट करना है, आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं,
लेकिन अगर आपको खुद कैश की जरूरत है, जी। भाई जैसे एक इस वैसे समस्या से तो आप भी बहुत बार दो चार हो चुके हैं बिल्कुल सर। हर न्यूज़ कोई रूम में भी होता है। चर्चा होते रहते थे कि विशाल देखो मेड को पैसा देना है, आज यार तुम ऑफिस छोड़ते समय मुझे ना किसी एटीएम के बिल्कुल पास रोक देना, क्योंकि बिल्कुल। कैश की जो समस्या है वो तो अभी भी बनी हुई है सर। हम लोगों ने असल में वक्त के साथ एटीएम मशीनों पे जाना छोड़ दिया है। अब एटीएम पे जाना एक अतिरिक्त काम लगता है कि अब आप एटीएम पे जाएं, वहां से कैश विड्रॉ करें, क्योंकि सारे के सारे कामकाज में आपकी एटीएम की कार्ड की या डेबिट कार्ड की उपयोगिता तकरीबन खत्म हो गई हो। नगण्य हो गए जी। चाहे ग्रोसरी खरीदनी हो, ऑनलाइन खरीदनी हो, या यहाँ तक कि आप समझिए कि आप सब्जी खरीदिए तो और उनके पास भी QR कोड अभी है। अभी मैं आपको कल की बात बताऊं, सब्जी लेने गए तो जी। मैंने उनको कैश दिया, मेरे पास कैश था, तो लोगों के पास अब 100 रुपये तक का जो ये है नहीं वो या चेंज नहीं है। एग्जैक्टली सर, तो चेंज वो नहीं बोले दे कि पा अरे रहे। यार ये आप कैश कहाँ दे रहे हो, मुझे यूपीआई कर दीजिए, पेटीएम से पेमेंट कर दीजिए। तो इस तरह का बदलाव जब हुआ है, लेकिन फिर भी अभी सिस्टम में कैश की रिक्वायरमेंट है, आपको कभी ना कभी पड़ती है। अब वो अगर आपको पैसा चाहिए तो एक तो डेबिट कार्ड की उपयोगिता खत्म हो गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, इनके जरिए जो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्लान सरकार ने बनाया था, कई साल हो गए इस पूरी प्रक्रिया को चलते, अब उसमें एक बड़ा रेडिकल बदलाव होगा, जहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बड़े बुजुर्ग, जिनकी उंगलियों के बायोमेट्रिक ले पाना मुमकिन नहीं होता, वहां पे काम आएगा। साथ ही साथ जो पूरा गांव देहात और रूरल एरियाज हैं, वहां पे आपको जब पैसे की ज़रूरत है तो आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। एक ये बहुत बड़ी राहत की बात विशाल होने वाली है। तो चलिए प्रवीण सर, कैसे होगा ये लेन देन ट्रांजैक्शन, इसको भी हम बहुत ही आसान भाषा में अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि कस्टमर जो है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट से क्यूआर कोड लेंगे, ठीक है, उसके बाद अपने यूपीआई ऐप से उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और पैसा जो है सीधे आपके यानी जो कस्टमर है उसके बैंक खाते से कट जाएगा, और एजेंट जो है यानी जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है वो कस्टमर को उतना पैसा दे देंगे। मेरा पहला सवाल ये है प्रवीण सर कि क्या इसके बीच में कुछ कमीशन वाला भी मामला होगा क्या, कि 1-2 रुपए हम काट के देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि शुरुआत में ये पूरी फैसिलिटी फ्री रहेगी। हो सकता है बहुत वक्त के बाद इसमें कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड की जाए, लेकिन चूंकि इसका कोर जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का कोर ऑब्जेक्टिव है, आम लोगों तक पहुंचाने की बात है, ऐसे में सरकार शायद ही इस पे किसी तरह की कोई फीस जो है वो लेवी करे, चार्ज करे। जी। अब सर इसी के साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। कहा जा रहा है कि फ्रॉड की भी जो समस्या है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। कहा जाएगा कि मान लीजिए बहुत कम लोग हैं जो उतनी मतलब साक्षर हैं, मतलब लिटरेट हैं, मोबाइल चलाने के लिए उनको पता है कि कैसे काम करना है, क्या उनको बहला फुसला कर गाँव देहात के लोगों को अगर उससे फ्रॉड किया जाए तो ये भी तो एक समस्या उत्पन्न हो सकती है सर, क्योंकि हम लोग फ्यूचर पर्सपेक्टिव पर भी चर्चा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हो सकती है। देखिए, जो इस तरह के जो फ्रॉड हैं वो कहीं पे भी हो सकते हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अब आप समझिए कि डिजिटल अरेस्ट, साइबर जो फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट का मामला ही अगर आप देखिए तो चाहे होम मिनिस्ट्री देख लीजिए, चाहे आरबीआई देख लीजिए, लगातार कोशिशों के बावजूद डिजिटल अरेस्ट के मामले अभी कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। किसी के 5 करोड़, किसी के 3 करोड़, किसी का 1 करोड़, इस तरह के जो है एक हफ्ते तक डिजिटली अरेस्ट रहना। तो ये सब इसके साथ की जो दिक्कतें हैं या चैलेंजेस हैं वो मौजूद रहेंगे, लेकिन इससे बड़े लेवल पे लोगों को सहूलियत मिलना वो भी इंश्योर होगा जब आपको पैसे की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे मान लीजिए एटीएम मशीनें जो हैं वो 24/7 ओपन रहती हैं। अब आपके मान लीजिए बीसीस जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो अगर अवेलेबल नहीं भी हैं और आप शाम के वक्त अगर आपको पैसा चाहिए या ऑड आवर्स में चाहिए तो आप उस एटीएम मशीन से क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा निकाल सकते हैं। तो ये एक ऐसी सहूलियत है जहां आपको बहुत बड़ी राहत आम लोगों को इससे मिलने वाली है कैश के तौर पे। एक अंतिम सवाल प्रवीण सर आपसे ये भी है कि जब भी मैं बैंकिंग से रिलेटेड जो भी स्टोरीज करता था उसमें एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा ये उठता था कि बैंकों पर सबसे ज़्यादा जो बोझ है वो एक एटीएम को चलाने का भी आता है, क्योंकि वहाँ एसी है, एक गार्ड भी है, और उसमें मतलब डिमोनेटाइजेशन के समय में मैंने तो सुना था सर कि उसका नोट को जो कैलिब्राइजेशन हो जाए, जो एक टर्म है मशीनों को कैलिब्रेट करने को लेकर भी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। फिर उसके बाद ही जुड़ा हुआ एक और मेरा सवाल है सर कि जो नोट छापने की जो दिक्कतें हैं या उसको ऑपरेशनल करने की, तमाम जो एटीएम को रन करने की, उन समस्याओं से भी तो बैंकों को निजात मिलेगी धीरे धीरे। ये भी तो नहीं, सिस्टम से रोल आउट होते जाएंगे। नहीं, सिस्टम देखिए पूरी तरह से कैशलेस नहीं बन सकता,
कैश का हिस्सा भले 10% रहे या 5% रहे, कैश की ज़रूरत पूरे सिस्टम में रहेगी हमेशा। तो पूरी तरह से तो इसको बाहर नहीं किया जा सकता, एक बात। दूसरी बात यह है कि एटीएम मशीनें भी उसी क्रम में, अब जो बैंकों के चार्जेस हैं, बैंक भी आपसे चार्ज ले ही रही हैं। चाहे आपका डेबिट कार्ड से आप कितने बार पैसा निकालते हैं, उसके लिए चार्जेस बैंकों ने बढ़ाए भी लेते हैं सर। बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें बैंकों के पास असल में सहूलियतें हैं इस तरह की, या कहें कि मौके हैं जहाँ पे कि वो अलग अलग तरह से फीस चार्ज करके पैसा लेते ही हैं। तो इतना बड़ा बर्डन होगा मुझे नहीं लगता। ऑलरेडी बैंकों को एटीएम मशीनें चलानी ही पड़ रही हैं और उसके लिए जो खर्च है वो लोगों से भी उसकी भरपाई की ही जा रही है। बैंक भी दे रहे हैं उस खर्च को और बिल्कुल ग्राहकों से भी लोग भी दे रहे हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में आज वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 7% से अधिक तेजी देखी गई। इस तेजी की वजह बनी एक खबर जिसमें बताया गया कि कंपनी की एजीआर ड्यूज को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 सितंबर को सुनवाई करने जा रहा है। दरअसल कंपनी ने 9,450 करोड़ रुपए के अतिरिक्त एजीआर ड्यूज को गलत ठहराते हुए इसे अदालत में चुनौती दी। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि सरकार द्वारा की गई ये मांग पहले से आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से परे है और इसमें कई रकमों को दोबारा जोड़ा गया। प्रवीण सर, क्या होगा वोडाफोन आइडिया? क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलने वाली है या फिर सुप्रीम कोर्ट कह देगी पिछले बार जैसा कि गेंद सरकार के पाले में है? ये सबसे पहली बात तो देखिए यह है कि 19 सितंबर को इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब कोर्ट क्या फैसला लेगा ये एक देखने वाली बात होगी। वोडाफोन आइडिया का ये कहना है कि साहब आप 2017-18 के लिए आप 5600 करोड़ की जो डिमांड है वो आपने अचानक से निकाल के लाके हमारे सामने खड़ी कर दी। दूसरा इसमें एक मसला है वो इस चीज़ का है कि हो सकता है कि एयरटेल भी इस कानूनी लड़ाई में सामने आ जाए, क्योंकि उन पर भी एडिशनल डिमांड का आना तय है। तो अब दो कंपनियों के ऊपर आफत है और एजीआर के ड्यूज के कैलकुलेशन का जो मसला है ये लंबा चला और इसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें डीओटी के जो कैलकुलेशन का तरीका है जो एजीआर के ड्यूज का, उसको जायज़ ठहरा दिया गया। उसमें ये कहा गया कि आप जो जिस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं वो तरीका ठीक है। उसके बाद ये पूरी चीज़ें विवाद खत्म हो जाना चाहिए था। अब ये कंपनियां कह रही हैं कि साहब आप नए सिरे से लेके आ गए मसला और अब हमारे ऊपर फिर से बोझ डाल दिया। डीओटी का ये कहना है कि ये डिमांड पहले की थी, 22 सर्किलों से मंगाई गई है कि आपका एजीआर बकाया हो कितना क्या है, और उसके बाद इसको जब कैलकुलेट किया गया तो अब जो पैसा आ रहा है इसको आपको देने के लिए कहा जा रहा है। जी। तो ये पूरा मसला दरअसल है और इसमें अब 19 तारीख की सुनवाई के लिए फिर से बात आ गई है। और अभी जो लग रहा है वो शेयरों में जो तेजी आई है वो इस वजह से आई है क्योंकि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि मामला सुनवाई के लिए आए तो शायद वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी राहत यहाँ पे मिल जाए। जी। अब सर टेलीकॉम सेक्टर से ही जुड़ा हुआ एक दूसरी खबर है। डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जो है सर, सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देने वाली जो कंपनियां हैं जैसे स्टारलिंक हो गया सर, क्यूपर हो गया, अमेजन हो गया, इसके लिए एक नया नियम बनाने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि सरकार ऐसी कंपनियों के कस्टमर्स पर सर एक समय सीमा या एक जो लिमिट है वो लगाने की बात कह रही है। अब मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ सर इस खबर को, क्यों कस्टमर्स को समय सीमा लगाने की बात कही जा रही है, क्यों डेडलाइन लगाने की बात कही जा रही है। और इसके पहले भी एक खबर आई थी सर जिसमें COAI ने एक चिंता जताई थी कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, मान लीजिए एयरटेल है, जियो है, इनका तो धंधा ही चौपट हो जाएगा स्टारलिंक के आने से और तमाम कंपनियों। क्या उसी से मामला जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, ये मामला उसी से जुड़ा हुआ है और जो डेडलाइन है दरअसल वो कस्टमर्स के नंबर्स की डेडलाइन है कि आपके पास सब्सक्राइबर्स की तादाद कितनी हो सकती है अधिकतम, उसको लेके एक कैपिंग करने की प्लानिंग चल रही है अभी सरकार की तरफ से। जो ये हैं आपके सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देने वाले की कंसर्न इस बात का है कि हो सकता है बैकडोर से ये जो सेटकॉम ऑपरेटर्स हैं, चाहे स्टारलिंक हो या कोईपर हो या और कंपनियां हो, ये बैकडोर से कस्टमर्स को मोबाइल ब्रॉडबैंड मुहैया करा सकते हैं। और इससे होगा क्या, इससे जो टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स हैं जैसे वोडाफोन, एयरटेल और जियो या BSNL, इनके पूरे के पूरे जो कारोबार है उसको नुकसान पहुंच सकता है। अब जब इनको स्पेक्ट्रम को नीलामी न करने का तर्क रखा गया था तब यही बात कही गई थी सरकार की तरफ से भी या ट्राई की तरफ से भी कि साहब अगर नीलामी नहीं करते हैं तो जो
आम लोग हैं उन तक इसकी सर्विसेज पहुंचेंगी, एक तो सेटकॉम की। दूसरी, इनके बिजनेस से जो टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स हैं, जियो, वोडाफोन, आइडिया जैसे, इनके धंधे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद इन सारी कंपनियों ने चिट्ठियां लिखी, तमाम तरह की बातें हुई। जो COAI वाली बात है कि साहब पूरा का पूरा बिजनेस गड़बड़ा सकता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स का अगर आपने इनको एंट्री करने की इजाज़त दी। उसी कंसर्न को दूर करने के लिए अब माना यह जा रहा है कि सरकार इस पर एक कैपिंग लगा सकती है कि आपके जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपके कितने यूजर हो सकते हैं वो तय किया जाएगा। मेरे पास नियमों की लिस्ट है सर, मैं वो बता रहा हूँ। जो नए नियम होंगे उसमें कहा जा रहा है कि किसी भी सेटकॉम कंपनी को तय संख्या से अधिक कस्टमर जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अगर वे उस सीमा से ऊपर जाते हैं तो उन पर स्पेक्ट्रम और अन्य शर्तें जो है वो सख्त हो जाएंगी। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कंपनियों को हर बार जो है अपनी क्षमता बढ़ाने पर नई जो है अनुमति लेनी होगी। फिर कहा जा रहा है कि सेटकॉम स्पेक्ट्रम जो है 5 साल की अवधि के लिए ही दिया जाएगा, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन पहले कहा जा रहा है कि 5 साल तक ही हम देंगे। उसके बाद हम लोग वेट एंड वॉच करके देखा जाएगा कि क्या इसके रिपरकशंस है। फिर ट्राई ने सुझाव दिया कि कंपनियों को अपने जो AGR है उसका 4% जो है सरकार को देना होगा सर। इसके लिए अग्रिम भुगतान जो पेमेंट है, प्री पेमेंट है, उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी, ऐसा भी कहते हुए वो नज़र आ रहे हैं सर। समय समय पर जो भी तकनीकी बदलाव होंगे, जो टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आते रहते हैं सर, और बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से नियमों की भी समीक्षा की जाएगी, ये भी कहा जा रहा है सर। तो ये बहुत बड़ी खबर है सर कि अगर टेरेस्ट्रियल और नॉन टेरेस्ट्रियल वाला जो मामला है, हालांकि इन कंपनियों के लिए तो बड़ी राहत की खबर है। VI को ले लीजिए, जियो को ले लीजिए, एयरटेल को ले लीजिए, BSNL के लिए, लेकिन सेटकॉम कंपनियों को मान लीजिए नहीं। लेकिन इसमें एक क्लॉज खुला हुआ, उसमें ये कहा गया है कि जब आपकी मान लीजिए कैपिंग पूरी हो गई एक बार कस्टमर्स की, उसके बाद आपको अगर एडिशनल सब्सक्राइबर लेने हैं तो आपको फिर से एप्लीकेशन देनी होगी। इसका मतलब ये है कि कोई परमानेंट ये लॉक इन नहीं है कि जहाँ पे कि आप इससे ज़्यादा कस्टमर ले ही नहीं पाते जी। हालांकि फिर भी दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। आप ये समझिए कि चाहे टेरेस्ट्रियल और सेटकॉम वाले, एक तरह से आप समझिए कि लगभग जियो के 40 करोड़ सब्सक्राइबर हैं जी। 38 करोड़ के आसपास वुड एयरटेल के भी हैं जी। तो इनका कंपेयर करना, इनसे कंपैरिजन करना या इनसे मुकाबला करना सेटकॉम कंपनियों के लिए आसान नहीं होने वाला है विशाल। जी जी जी। प्राइसिंग को लेकर भी मसला तो है ही सर, उस पर अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें कुछ प्राइसिंग को लेकर भी हम लोगों के पास जो है रिपोर्ट्स, तो लास्ट वही था सर कि 810 रुपये के आसपास की बात थी। फिर नेबरिंग कंट्रीज़ के आसपास की बात कही जा रही थी, तो वो कहा जा रहा था कि 2 से 3 हज़ार रुपये के आसपास की बीच का जो है प्राइसिंग बैठेगा। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो कंपटीशन में थोड़ी सो है अपर हैंड रहेगा टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स के पास सर। डेफिनेटली, बिल्कुल उनके पास बड़ा, चूँकि पहले से स्थापित कंपनियां हैं, यहाँ पूरा कारोबार एक तरह से कहें कि हाथ में है। ये एक नया मोर्चा, और फिर उसमें भी ये है कि प्राइसिंग जिस तरह की रहने वाली है सेटकॉम कंपनियों की, जिस तरह की उनसे उम्मीद है कि इस तरह की प्राइस रह सकते हैं, वहाँ पे फिर गेम और बहुत सीमित दायरे में हो जाएगा। बहुत जो अमीर लोग हैं संभवतः वही इन सर्विसेज को अफोर्ड कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के बम्पर GDP ग्रोथ के आंकड़ों पर RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सवाल उठा दिए। दिग्गज अर्थशास्त्री ने कहा है कि भारत की पहली तिमाही के GDP आंकड़ों पर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली तिमाही में ये ग्रोथ 7.8% रही। यह आंकड़ा पिछली 5 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। प्रवीण सर, पूर्व गवर्नर साहब ने क्या चिंताएं बताई हैं, और इसके अलावा भी सर भारत चीन को लेकर भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट जितने भी मैंने मनी सेंटर के कमेंट्स देखे हैं उसमें आपकी बड़ी तारीफ हो रही थी। लोग कह रहे थे कि प्रवीण जी बहुत अच्छी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस हो या डिप्लोमेसी को है बहुत ही बारीकी से अच्छे से समझा देते हैं। तो पहले अपनी GDP पे बात कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू चाइना। नहीं, देखिए, रघुराम राजन ने बहुत वक्त बाद कुछ क्रिटिकल चीज़ें बोली हैं पूरे के पूरी इकोनॉमी को लेके, देश की इकोनॉमी को लेके। इस वक्त पे उनका कमेंट आया है जबकि 7.8% की एक बड़ी जो ग्रोथ है वो दिखाई दी है हमको Q1 में। तो अब उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें कही हैं। उन्होंने कहा कि अगर ग्रोथ के नंबर इतने अच्छे हैं तो प्राइवेट केपेक्स कहाँ पे है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर कहाँ पे है, उसका अभाव है, और इस चीज़ से सरकार असल में जूझ रही है पिछले 2-2.5 साल से। जी।
इसी बात को और आसान भाषा में समझा दीजिए सर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो आप बात कर रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का देखिए केपेक्स दो तरीके के हैं मोटे तौर पर, अगर हम देखें, एक गवर्नमेंट का केपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे मान लीजिए इंफ्रा पे खर्च करना, रोड बनाना हो, पुल बनाना हो, बिल्कुल, हॉस्पिटल्स बनाने हो, स्कूल्स बनाने हो, ठीक है। और प्राइवेट में भी आपका चाहे आपकी फैक्ट्रीज बनानी हो, चाहे इस तरह का इंफ्रा और इस तरह का असेट क्रिएट करना हो जिससे लॉन्ग टर्म के फिर आपको मान लीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करना चाह रहे हैं। नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, तमाम तरह की चीजें हैं, चाहे आपके सर्विसेज सेक्टर में ही सही, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का न होना ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बता रहे हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनसे कि लंबे वक्त में आपको रिटर्न मिलते हैं, ठीक है सर, और पूरी की पूरी इकोनॉमी को उसमें मिलता है फायदा, क्योंकि उस वहाँ पे अच्छा खासा वर्कफोर्स लगता है, उनको आप नौकरी देते तो वो पूरी इकोनॉमी को एक रफ्तार देने में कारगर होते हैं, ठीक है। तो अब रघुराम राजन ने एक तो बड़ा मसला ये उठाया है कि साहब आपकी इकोनॉमी तो मान लीजिए 7.5% या उससे ऊपर की रफ्तार से भाग रही है जी, लेकिन इस इकोनॉमी में जो निजी कंपनियां हैं वो डरी हुई क्यों हैं, वो पैसा क्यों लगाने से हिचक रही हैं, तो ये एक उनका बड़ा सवाल है। दूसरी जो बड़ी बात है वो उन्होंने कही है जॉब्स के मोर्चे पे। उन्होंने कहा नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं, इतनी अच्छी ग्रोथ है, सब कुछ अच्छा है, पूरी इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, फिर नौकरियां क्यों नहीं क्रिएट हो रही। और नौकरियों में भी जो बड़ा सवाल है वो इस बात का है कि क्वालिटी जॉब्स आखिर क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं। तो ये दो बड़े कंसर्न जो है रघुराम राजन ने जताए हैं। उसके बाद उन्होंने महंगाई के कैलकुलेशन के तरीके को लेके भी कुछ सवाल उठाए हैं विशाल जी। लेकिन महंगाई वाला भी मुद्दा है सर, क्योंकि जब भी हम लोग दो चार होते हैं महंगाई के सवाल से, तो उसमें कहा जाता है कि ठीक है आंकड़े तो सरकार पेश करती है कि 1.55 या आगे भी कहा जा रहा है कि 1 से भी कम हो जाएगा, लेकिन जब हम रोज़मर्रा के सामान को खरीदने जाते हैं या हम दो चार होते हैं तो हमें तो महंगाई बहुत लगती है। तो तमाम इकोनॉमिस्ट के भी मैं बात करूं, जैसे अरुण बाबू को भी अगर सुन लिया जाए, जेएनयू के जो इकोनॉमिस्ट है, वो भी इस बात को दोहराते रहते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं भाई रियल महंगाई तो सही में बहुत ज़्यादा। इस पर कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे? बिल्कुल, महंगाई देखिए, और जितने भी सर्वे हुए, अभी हम हाल में ही एक मनी सेंट्रल में एक चर्चा कर रहे थे हाउस होल्ड का, एक तिमाही में 56,000 रुपये। बिल्कुल, तो अब आप समझिए कि 33% बढ़ा है 3 साल में, संभवतः अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ 33% एक्सपेंडिचर बढ़ा है। एक साल का अगर आप देखेंगे तो 14% का एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो 64,000 से 76,000 रुपये के लगभग जो खर्चा है वहाँ पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। और न केवल शहरी इलाकों में, रूरल इकोनॉमी में भी, ग्रामीण भारत में भी आपके खर्चे कम नहीं है। 46,000 रुपये के आसपास का शायद खर्चा आ रहा था एक तिमाही में ग्रामीण इलाकों में। तो सर सरकार इस मुद्दे को क्यों नहीं एड्रेस कर रही है? अब इसी चीज़ का जिक्र रघुराम राजन कर रहे हैं और इसी चीज़ का जिक्र कई इकोनॉमिस्ट कर चुके हैं कि क्या महंगाई के जो आकलन के तौर तरीके हैं, क्या वहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। अगर सरकार को इतना ही लग रहा था सर कि महंगाई नहीं है तो फिर जीएसटी रेट कट करने की क्यों जरूरत थी? नहीं, देखिए बिल्कुल, ये तो खैर चीज़ एक बेसिक चीज़ है जो कि निकल के आती है कि आपको उस चीज़ को समझ में 1.55% महंगाई दर है, तो फिर आप क्यों 8 साल के बाद आप तमाम जो रेट कट? नहीं, देखिए रियल अगर महंगाई को कैप्चर किया जाएगा, अगर उसको कैलकुलेट किया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा निकलेगी। लोगों की जो वेज ग्रोथ है उसके मुकाबले उससे कहीं ज़्यादा महंगाई की ग्रोथ है। और बाकी अगर आप पैरामीटर्स को देख लेंगे, चाहे आप एजुकेशन देख लीजिए, चाहे आप खाने पीने का खर्च देख लीजिए या हेल्थ केयर देख लीजिए, महंगाई जो है वो सबसे बड़ी इस वक्त की प्रॉब्लम बनी हुई है। अब सरकार ने जीएसटी कट हो या इनकम टैक्स में रिलीफ देने की बात हो, दो बड़े कदम कम से कम उठाए, और तीसरा आरबीआई की तरफ से उठाया गया है जहां पे कि रेट कट किया गया विशाल जी। जी, अब सर चीन वाले मामले पर आते हैं प्रवीण सर। रघुराम राजन के अनुसार कहा गया है कि भारत और चीन के बीच आसानी से दोस्ती नहीं हो सकती है। इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया है, एक तो दिया है ऐतिहासिक कारण बताया है उन्होंने, और दूसरा बताया है उन्होंने कि विश्वास जो है मतलब ट्रस्ट बनने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने भारत को कहा है कि अमेरिका के साथ जो टैरिफ वाला जो विवाद है उसको सुलझाना चाहिए और रणनीतिक रूप से खेलना चाहिए, क्योंकि हर कोई उसे अपने साथ रखना चाहता है। ये उनका स्टेटमेंट है, मैंने उनको कोट किया है सर। इसी के साथ सर मेरा एक सवाल है कि आज की जो सबसे ताज़ा खबर ये है कि अमेरिका से टीम जो है अपने देश आने वाली है। क्या सर इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है बहुत जल्द होता हुआ दिखेगा?
हाँ, कम से कम बात तो शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। जो यूएस के चीफ नेगोशिएटर हैं आपके स्टीवन चार्ल्स विटकॉफ, वो भारत आज रात में आ रहे हैं। कल से यानी अचानक से खबर आई सर ये। हाँ, मंगलवार से दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेके बातचीत शुरू हो जाएगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है इस सिलसिले में कि भारत और यूएस की ट्रेड डील का किस तरह का स्टेटस है। दूसरी चीज़ बड़ी ये है कि जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो डेयरी सेक्टर को लेके एक जो आशंका थी कि अमेरिका चाहता है कि साहब आप पूरा डेयरी सेक्टर हमारे लिए खोल दें, अमेरिकी दूध दही के लिए, वहाँ पे अब थोड़ी चीज़ें संभलती हुई दिख रही हैं इस लिहाज से कि अब अमेरिका चाहता है कि ठीक है साहब आप पूरा डेयरी सेक्टर ना खोलिए, लेकिन जो हाई एंड जो महंगे जो प्रीमियम चीज़, मोज़रेला, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इन पे हम टैरिफ कम करते हैं। यानी बाई प्रोडक्ट्स के जरिए आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, उसको जो इस्तेमाल करने वाला तबका है वो देश का 2 से 5% के आसपास का तबका है। तो वहाँ सरकार वो रियायत देने के लिए तैयार भी है। और अमेरिका जो दूध या दही है, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो आम मास लेवल पे कंज्यूम किए जाते हैं, वहाँ शायद अब रियायतों की डिमांड नहीं करेगा। एक ये बड़ा अपडेट है जो ये दिखाता है कि दोनों देश अब थोड़े करीब आ रहे हैं ट्रेड डील करने को लेके। और पिछले कुछ अगर आप दिनों को देखेंगे तो दोनों देशों के बीच में जो बर्फ है वो पिघलती हुई दिखाई दी है संबंधों में। थोड़ा चीन पर भी बोल दीजिए। बिल्कुल। चीन के साथ देखिए जो रघुराम राजन कह रहे हैं वो उसको बहुत संतुलित 1962 का जो वॉर था सर, उस समय जो हम लोगों ने बिट्रेयल फेस किया था, हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा उस समय चला था, उस पर भी हम लोगों ने दगा खाया। बहुत संतुलित तरीके से अगर देखा जाए तो चीन के साथ संबंध तो जाहिर तौर पर बहुत ऐसे हैं जहाँ पे कि भरोसे का अभाव है जी। अभी भी लद्दाख सेक्टर में जो डिसएंगेजमेंट का जो मसला है वो अभी बना हुआ है। भारत लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि साहब अगर हमको ट्रेड में या दूसरे मसलों में अगर हमको आगे चीज़ों को बढ़ाना है तो हमको अपने बॉर्डर्स को शांत करना पड़ेगा। बॉर्डर्स पे शांति होगी तो ट्रेड रिलेशंस भी चलेंगे। चीन एक ऐसा मुल्क है जिस पे दुनिया के ज़्यादातर देश भरोसा नहीं कर पाते हैं, लोन लेना और कब्जे कर लेना। लेकिन हुआ ये है पिछले 25-30 सालों में कि चीन ने खुद को दुनिया की फैक्ट्री के तौर पे स्थापित कर लिया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, और वो पूरी दुनिया में सामान बेचना, चाहे भले उनकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड कुछ भी हो। चीन ने दुनिया का सप्लाई चेन पर पूरा कब्जा कर लिया है। अब वहाँ से निकलने में वक्त लगेगा पूरी दुनिया को, भारत को भी। दूसरी चीज़, हाल के दिनों में अमेरिका ने जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की भारत के लिए रशियन क्रूड के खरीदारी का बहाना बना के, उसने भारत के सामने कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा नहीं कि वो रीअलाइनमेंट के रास्ते पे चले, जिसमें चीन, रूस, भारत और आपका ब्राज़ील जैसे 4-5 देश बड़े देश शामिल हों। दूसरी चीज़ ये कि भारत ने कन्फ्रंटेशन का सहारा लिया नहीं अमेरिका के साथ डीलिंग करते वक्त। अगर भारत ब्राज़ील की तरह कन्फ्रंट करता अमेरिका को तो शायद चीज़ें और ख़राब होती, और हो सकता है कि कोई नियर टर्म ट्रेड डील की तरफ जो हम देख रहे हैं, फर्स्ट रेंज की सही, कुछ कम सामानों की सही, लेकिन कम से कम संबंध पटरी पे आते हुए देख रहे हैं। भरोसा देखिए ना चीन का है ना अमेरिका का है। कम से कम मौजूदा मतलब पिछले 4-5 महीने की जो घटनाक्रम हुए हैं उसने भारत और अमेरिका के संबंधों को 25 साल पीछे लाके खड़ा कर दिया है। तो अब दिक्कत यह है कि आपके पास एक तरफ एक तरह का व्यक्ति मौजूद है, दूसरी तरफ दूसरे कैरेक्टर का व्यक्ति मौजूद है, और इनसे आपको डील करना ही करना है, क्योंकि अभी हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। भारत को एक सुपर पावर बनने के रास्ते में अभी बहुत सारे कदम और चल रहे हैं। जी। तो चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखती रहिए मनी 9।